जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रजान कोचार साहब। जान साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद डॉक्टर चीमा साहब। यू ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन ए प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जान साहब इस वक़्त इज़राइल के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इज़राइल को इस वक़्त कोई दुनिया में वेलकम नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया वेलकम कर रहा है। और एट दिस मोमेंट आप क्या समझते हैं स्वाय अमेरिका के और इंडिया के, आपको लगता है कि दिस वाज अ राइट टाइम कि जब इजरायली लीडरशिप के ऊपर चार्जेस हैं ऑफ जेनोसाइड और आईसीसी और बाकी सारी दुनिया कर रही है और तो इंडिया का वो उनको वेलकम करना, और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। डू यू थिंक कि ये सही कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर है, या आप समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक जो उन्होंने बातचीत कर दी है? सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी सालों से बहुत मजबूत रहे हैं। और मैं रिलायबिलिटी और ट्रस्ट दो वर्ड्स इसको बार बार इस्तेमाल हुए हैं। इस एग्रीमेंट में जो ये एमओयू साइन हुआ है आपने पढ़ा होगा। तो ये दो वर्ड्स को मैं हाईलाइट इसको इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इज़राइल एक अकेला देश है जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा कभी भी। और अगर मैं कारगिल इसको लड़ाई की बात करूं, जब इसको लेज़र गाइडेड वेपन्स टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज़ के पास थी, इज़राइल के पास थी और इज़राइल ने हमको दिए। और इस बालाकोट में भी हमने देखा जिस तरीके से स्पाइस 2000 मिसाइल्स और रॉकेट्स हमको इज़राइल ने सप्लाई किया। और फिर उसके बाद तो अभी तो एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी कोऑपरेशन है इज़राइल के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना कि भारत और इज़राइल के जो रिलेशंस हैं वो खाली डिफेंस की क्षेत्र में नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चरल जो सिस्टम्स हैं उसके एक्चुअली क्षेत्र में है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो काफ़ी एक वेरीड एक इसको रिलेशनशिप है। और जो प्लस पॉइंट इसको मैं देखता हूँ इज़राइल के साथ जो रिलेशंस है, मैं आपकी बात पे आऊँगा, जो आपका स्पेसिफिक इश्यू है उसको भी मैं एड्रेस करूँगा। पर जो मेन इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि दोनों कंट्रीज़ के सामने चैलेंजेस हैं आज। टेररिज्म का इज़राइल के सामने भी चैलेंज है, भारत के सामने है। इज़राइल के लिए ईरान से स्पॉन्सर होता है, भारत के लिए पाकिस्तान से स्पॉन्सर होता है। तो जब अ, एक कॉमन एक कॉमनैलिटी है, एक काउंटर टेररिज्म की तरफ अगर बढ़ना है, तो हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे एक दूसरे के साथ। और जब आपका ट्रस्ट और रिलायबिलिटी रिलेशनशिप में रहता है, आप वो देखते हैं वो रिलेशनशिप काफ़ी लंबा इसको चलता है। और 7 अक्टूबर को जो इज़राइल के साथ हुआ था 2023 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज़ द फर्स्ट लीडर हू स्टूड बाय इज़राइल एंड सेड के इसको फ़ोन कॉल किया था नेतन्याहू को और रीइंश्योर किया था कि भारत आपके साथ है। भारत ने अपना स्टैंड आप देखिए, इसको भारत ने जो गज़ा में हो रहा है और जो पैलेस्टीनियंस सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, भारत ने अपना स्टैंड साफ किया था। उस चीफ को भी कंडेम किया है भारत। एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर आप देखें तो भारत ने उसको भी कंडेम किया है और साथ-साथ इज़राइल के साथ अपने रिलेशनशिप्स को और मजबूत किया। और अब आपका जो सवाल है कि इसको पूरी वर्ल्ड इज़राइल के अगेंस्ट जा रही है और भारत और अमेरिका इज़राइल के साथ क्यों है? देखिए, आज भी अरब कंट्रीज़ एक अगर आप
डीपली जाएं उसके रिलेशन में इजराइल के साथ, टर्की का भी मैं हवाला दूंगा, टर्की का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि टर्की भी आज इजराइल के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी है, और यूएई और सऊदी, ये दो इंपॉर्टेंट जो गल्फ कंट्रीज हैं, और अपेरेंटली स्टेटमेंट्स इजराइल के अगेंस्ट देते हैं, बट अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रद्द नहीं किए इजराइल के साथ, इन स्पाइट ऑफ, आपने जेनोसाइड की बात करी, और ये सारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं। अब इसको, ये मुद्दा जो है ना, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने का है। जब दो देशों को लगता है कि उनका एक मकसद एक ही है कि टेररिज्म के अगेंस्ट हमको लड़ना है, मतलब और वो अगर हमको टेक्नोलॉजी, आई गॉट योर पॉइंट, टेररिज्म आपका मसला है, जबरदस्त हो हाँ, गया, ठीक है, लड़ें आप, जरूर ताल्लुक बनाएं। जैसे आप तो ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं, आपका तो काम है कि जो ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं उनको हाईलाइट करें। आप सिर्फ अपने ही मसला लेके बैठे हुए हैं। ग्लोबल साउथ का मसला ये है, 1 लाख बंदा मारा गया है, आपकी क्या मॉरल स्टैंडिंग है दुनिया के किसी पे? आप फॉर एग्जांपल आपने अफ्रीका को G20 में बिठा दिया, आप समझते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन द रियल थिंग इज द व्हाट हैव इंडिया डन, व्हाट हैज इंडिया डन फॉर द सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन? थोड़ी सी एड भेज देना और उधर इसराइल को वेपन भेज देना, थोड़ी सी एड भेज देना, इसराइल को वेपन भेज देना और कहना मारो इनको। द रीजन बिहाइंड इज कि आप बेसिकली तो वो मार रहे हैं ना, किसको मारा है? 1 लाख पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। अगर आपका मौकफ है, देखें सऊदी अरब जो है ना वो ग्लोबल साउथ का चैंपियन नहीं है। आप इंडियन गवर्नमेंट जो है हर डिस्कशन में ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ करती है, और हम ग्लोबल साउथ का ये मसला है, ग्लोबल साउथ का ये मसला है। भाई ग्लोबल साउथ का तो ये भी मसला है, तो इसमें इंडिया ने ये डबल स्टैंडर्ड क्यों लिया? जन साहब पॉइंट तो ये पूछने वाला है ना। बाकी दुनिया तो ग्लोबल साउथ की बात नहीं करते, बात तो आप करते हैं एक तरफ, और दूसरा इसको भी बताएं, एक तरफ दिया आपने सपोर्ट दी फाइनेंशियल, वो सारी दुनिया ने दी, और साथ में ढेरों असला दिया कि मारो फलस्तीनियों को। इस पे इसराइल इंडिया को कोई डिफरेंट स्टांस तो नहीं लिया, इंडिया ने तो बहुत ही एक बाय स्टैंडर्ड के तौर पे खड़ा रहा, जबकि इंडिया वांट्स अ मेजर शेयर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड के अंदर पावर का हिस्सा ज्यादा चाहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग फॉर द इश्यूज तो कोई नहीं है। देखिए, स्टैंडिंग फॉर द इश्यूज, आपके पास जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जैसे कि मैंने यूनाइटेड नेशंस की बात करूंगा, तो भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारत ने हमेशा एक पैलेस्टीनियंस का साथ दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, देयर इज एम्बेसी इन इंडिया। बहुत कम ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत उसमें से एक है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी में काफी क्लैरिटी है। देखिए, आप एक देश के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं। आपने 1950 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, बट रिलेशनशिप 1992 के बाद ही डेवलप हुआ इजराइल के साथ। और आपका जो स्टैंड है, जो हमारा जो स्टैंड है, वो काफी अनएम्बिगुअस है। वो एक एम्बिगुअस स्टैंड नहीं है। हमने पैलेस्टीनियंस का साथ दिया है, आपके मल्टीलैटरल फोरम्स में हमने उनके सपोर्ट में बात करी है। तो आपको इसको ये कहना कि हमारा डबल स्टैंडर्ड्स है, आई डोंट थिंक दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट अ मिरर टू यू आल्सो, कि आप अपनी पाकिस्तान की आर्मी को गजा क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज बेसिकली तो आप एंटी इजराइल हैं, आप प्रो पैलेस्टीनियंस हैं, तो आप हमास को भी डिसआर्म करने के लिए इस फौज को गजा क्यों भेज रहे हैं? डोंट यू थिंक दैट इज आल्सो डबल स्टैंडर्ड्स? तो नहीं नहीं जज आप, साहब, हमें रिक्वेस्ट, बिल्कुल, हमास ने हमें रिक्वेस्ट की जा रही है। हमास कहता है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमास कह रहा है कि हम जो सीज फायर का जो प्लान है हम उसको कबूल करते हैं। हम नहीं कुछ हमास को कह रहे, हमास कहता है कि जो प्लान हमें दिया गया है हम उसको कबूल करते हैं। क्यों? कि हमास अब लड़ नहीं सकती। हमास को सपोर्ट करती थी ईरान, हिजबुल्ला,
सीरिया, इराक, यहाँ से बहुत सारी सपोर्ट आती थी, वो सारी सपोर्ट बेस हमास की खत्म हो गई। अब हमास कैन नॉट फाइट। अब हमास ने कहा है जी कि हम तो इस प्लान को मानते हैं, ये उनका प्लान है, उन्होंने माना है ना, कोई हमने तो नहीं मनवाया उनको। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हमें तो अगर once they accepted it, if they want to accept it, if they don't want, that is their choice. If they have accepted it and if we are asked कि आप जाएं और वहां पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने फॉर द प्रोटेक्शन, और वो भी तब जब इजरायली गजा से बाहर निकलेंगे, जब इजरायली गजा से बाहर निकलेंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कवर होगा तो हम तब जाएंगे। तो हमारी तो ये डिमांड है, हम कोई हमास को खत्म करने नहीं जा रहे वहां पे। हमास ऑलरेडी एक प्लान को एक्सेप्ट कर चुकी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसके ऊपर कवर होगा। अमेरिकन वो प्रपोजल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहे हैं। कल अभी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और बाकी सारे जो थे 8 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्तांबुल में मिले हैं, एंड देन हम वहां पे जाएंगे। सो हमारा तो वी स्टिल स्टैंड, हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो यही है कि पैलेस्टाइन वो जिसके बॉर्डर्स प्री 1967 पे हों, तो वो हमारा कोई स्टैंड उसके ऊपर चेंज नहीं हुआ। जस्ट टू टेल यू इन केस नहीं नहीं नहीं, ओके, ये पर्सपेक्टिव आपने अच्छा दिया अपनी तरफ से, जो आपका पर्सपेक्टिव है। अब आप इसको देखिए, हमास की पोजीशन क्या है आज, मरता क्या ना करता वाली पोजीशन है उसकी। हमास कैन नॉट डिक्टेट थिंग्स, वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके, और इसीलिए उसके लिए ये ऑल्टरनेटिव अच्छा है कि पाकिस्तान आर्मी उधर आए, बिकॉज बेसिकली पाकिस्तान की और हमास की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. Please allow me to complete. अब Whatever मैं you भी say. पेशेंटली आपको सुनता रहा हूँ। मैं तो बोला ही नहीं, एक नहीं मिनट बोलो। नहीं 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 नहीं, of course I'm the guest on your show, so possibly You I will asked be me a given more question, time. so that's why. Yeah, yeah. uh, तो इसको बेसिकली आपको समझना पड़ेगा एक चीज को, जो पैलेस्टीनियंस का जो मसला है ना, जो गजा का है, आपने भी अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा वहां पे सिचुएशन को, मैं भी स्टडी करता हूं। अब मुझे लगता नहीं है कि वो कोई एक 2 स्टेट की तरफ जाएगा, और जो इंडिकेशंस हैं और जिस तरीके से ये पीस प्लान बना है, और अगर आप ये 20 पॉइंट पीस प्लान को पढ़ो आप, nowhere it is talking of a 2 state solution, nowhere it is talking of uh, elections in Gaza, who is going to rule Gaza subsequently. ये सब एक आपका एक एक कमिटी बनाई गई है, पीस कमिटी या जो भी उसको उसका नाम दिया है, जिसमें don't you think it is very surprising that the president of the United States is heading this committee, and Tony Blair is also part of that committee. So आपने जब इस कमिटी का ही एक कंपोजिशन एक तरीके से किया है कि you don't want to hand over the reins to the Palestinians, you don't want to accept a Palestinian state, you just want to create a condition for a ceasefire, a peace, which Donald Trump, वो ना उनके पास एक चेकलिस्ट है, और वो रोज एक टिक मार्क करते हैं कि आज मैंने 7 कंट्रीज में पीस कराया है। आई डोंट थिंक दे विल बी पीस इन गजा। चले वो तो लेट सबसे मी इम्पोर्टेंट बात टेल ये यू, है, हाँ जनसब मजे की बात ये है कि वो इंडिया का जिक्र करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता। वो रोज कहते हैं मैंने इंडिया का जंग बंद कराई, मैंने इंडिया के ऊपर कहने दो, इसको कहने से अगर 10 बार एक्चुअली कहेंगे तो झूठ एक्चुअली सच तो हो नहीं जाएगा। तो लेकिन हमारा आप तो जवाब नहीं देते। आपका वजीर आजम 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके वजीर आजम ने नॉट अ सिंगल टाइम ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है। that is a stand which is taken by the government, and it is for the government to answer that question of yours. I don't have to justify, because there are many things and issues and information which is not there in the open media. We don't have that information on the basis of which we take a decision. So government has so much of information, and not everything is shared with the in open media with the public. तो गवर्नमेंट ने अपना जो स्टैंड लिया है, एक ब्रॉडली मैं इसको समझता हूं एज एनालिस्ट, एज स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, ब्रॉडली मैं समझता हूं कि यू डोंट वांट टू कॉज
एनी हार्ट बर्न्स, आप एक रिलेशनशिप को आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, ना कि उसको और एग्रीवेशन में लेके जाना चाहते हैं। तो बेसिकली आप, ये आपका ये, जैसे कि आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले इसको बोला है कि पाकिस्तान हैज टेस्टेड अ न्यूक्लियर वेपन। तो पाकिस्तान भी था ना वो 4 कंट्रीज में जिसका जिक्र किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं ऐसा कोई रिबटल आया? इसको पाकिस्तान, चाइना से रिबटल आया, रशिया से रिबटल आया, पर पाकिस्तान से नहीं आया। बिकॉज बिकॉज पाकिस्तान ऑल्सो नोज दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू एनॉय अमेरिका, एंड अगर कोई ऐसा रिबटल होगा दैट विल बी टेकन एमिस बाय डोनाल्ड ट्रंप। एंड आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए आप अपना सर हिला रहे हैं, बट जैसा नहीं, देखें, पहली बात तो ये है, दैट्स अ फैक्ट। और हमें बड़ा फर्क है। देखिए, आप एक बड़ा मुल्क है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी, 1.4 बिलियन लोग, बड़ा कुछ है आपके पास। आप और हमें फर्क है। हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन Thank को God you realize that. नहीं, Thank मैं God you दरअसल realize that, because सुने तो, very few people in Pakistan actually admit what actually you are telling me on this program. मैं आपको जिस Thank you डायरेक्शन for that. मैं आपको जिस डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूँ वो भी सुने ना। मैं कह रहा हूँ आप इतना बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, आपका बोलना बनता है। आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की पॉलिसी है ना, आप इंडिपेंडेंस के दाई हैं बहुत बड़े। आप कहते हैं जी हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं मानते। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को मानते हैं। हम तो कहते हैं तीसरी पार्टी को बीच में होना चाहिए। इंडिया इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन साउथ एशिया। तो आपको बोलना चाहिए। आप कहते हैं ना थर्ड पार्टी नहीं होगी, आप थर्ड पार्टी के खिलाफ हैं, हम तो नहीं खिलाफ। तो हम तो अमेरिका के किसी भी रोल के साउथ एशिया में उसको वैल्यू देते हैं। अमेरिका हो कोई भी हो जो चीजों को नॉर्मलाइज कर सके, हम तो उसको वैल्यू देते हैं। आप लोग उसको वैल्यू नहीं देते, आप उसके खिलाफ है। तो आपको कहना चाहिए था कि नहीं, उसने सीज फायर नहीं करवाया। आपको आपको जो बोलना, आपने कहा कि आप भी सारी बातें नहीं, हमने बोला हमारे परेशान मिनिस्ट्री है, ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट नहीं बोलती, सारे एनालिस्ट नहीं, परेशान है, गवर्नमेंट नहीं बोलती। हम क्या बोले, ये गवर्नमेंट का काम है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट नहीं डरती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अगर आपने इसको मिस्त्री जी को एक्चुअली सुना है तो मैं सुनता हूँ। हाँ, तो बहुत क्लैरिटी से बोला है कि हमने तो इसको, डोनाल्ड ट्रंप ने तो मीडिएट ही नहीं किया हमारे इसको सीज फायर में। नहीं, पाकिस्तान डीजीएमओ को, इसको डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई, उसके बाद जैसा इसको डिसीजन ली गवर्नमेंट ने। आपने तो ब्लैक एंड व्हाइट में उसके स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ब्लैक एंड मैं एमईए की सारी स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, इंडियन एमईए की। मैं जयसवाल साहब को बहुत रेगुलर फॉलो करता हूँ। मैं इंडिया की डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों को बहुत डेली बेसिस पे देखता हूँ, वहां पे क्या हो रहा है। मतलब नॉट अ सिंगल डे मुझे क्रोनोलॉजी पता है कि क्या होती है, क्या हो रहा है वहां पे, उस वक्त कौन आया था। मैं पूरे के दिन बता सकता हूँ। बट द पॉइंट इज कि इंडिया ने, एमईए ने स्टेटमेंट जो दी थी ना, जो स्टेटमेंट दी थी कि ट्रम्प जो उसने कहा था कि इंडिया रशिया से तेल नहीं लेगा, वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी। वो स्टेटमेंट जो है ना, वो आम बंदे को तो समझ ही नहीं आती वो क्या स्टेटमेंट है। वो इतनी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी कि वो आम बंदा भी नहीं समझ सकता, जो जिसका वो, मतलब आप तो खैर समझ लेंगे क्योंकि आप स्ट्रेटेजी के वो हैं, प्रैक्टिशनर रहे हैं। आम बंदे को तो समझ, मतलब काई कुछ नहीं उस स्टेटमेंट में। सब कुछ कहा, सब कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तो मतलब आपका काम है यस एंड नो। इतनी बड़ी मार्केट है ना, आप तो यू ब्रैग कि हम इतना कुछ है, हम तो नहीं कहते ना। नो, हम तो वी डोंट ब्रैग। नो, वी डोंट ब्रैग। सी, इंडिया, वो इंडियन, इट इज द वो रियलिटी। अगर अमेरिकन, आपको, अब ये IMF और वर्ल्ड बैंक अगर डिक्लेयर करता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6.6% पे है और अमेरिका इज एट 3.8%, चाइना इज आल्सो अराउंड 4%, तो ये फिगर्स हमारी नहीं है। जन साहब ये भी बताएं लोगों को कि माजरे चाहता हूं, ये भी लोगों को बताएं कि आपका 6.7% $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है, उनका 3% जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है। मतलब टेल द पीपल फैक्ट कि उनका और आपका डिफरेंस भी तो कितना है ना उस इकोनॉमी में। देखिए, इसीलिए दैट इज व्हाई मैं भारत को, आई डोंट से दैट इंडिया इज अ सुपर पावर, आई डोंट से इट, नहीं, इंडिया आल्सो डजंट से। नहीं, इजराइली ने कहा है, no, इजराइली। no, let Israel say it. We should thank them for recognizing us as a superpower. But we have a journey to go. जल I साहब have been एक और speaking in
मैनी फोरम्स, अगर आप मेरे आर्टिकल्स भी देखें, इसको इकोनॉमिक टाइम्स में है, काफी आर्टिकल इसके ऊपर है, मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया के ऊपर। तो आई स्टिल मेंटेन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन कि मैं इसको कुछ बोलूं और एक्चुअली कुछ है। आई विल स्पीक लाइक ए एनालिस्ट इफ देयर इज situation is in the country where defense ecosystem has to be improved, the manufacturing sector has to be improved, we have to admit it. We have a long process to go. चाइना के साथ तो मुकाबला ही नहीं है आज की डेट में। तो इसीलिए the lessons are there in front of us and we are on the path, and I will say that the path is a very long one. It is not 4, 5, 6 years. It will take some time for India के जो है, इंडिया को अगर उस एक स्टेटस में आना है to challenge the supremacy of the superpowers, I think that will take time. But at the same time, जो इंडिया इसलिए रिकॉग्नाइज होता है आज की दुनिया में, रेलेवेंस एक देश का इसलिए है बिकॉज वी हैव अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल फॉर अदर कंट्रीज। चाइना भी अंडरस्टैंड करता है कि भारत के साथ अगर वो ट्रेड करता है $130 बिलियन का, जो बोथ साइड्स का ट्रेड है, उसमें ट्रेड सरप्लस चाइना की तरफ है मोर देन $100 बिलियन। तो पैसा तो चाइना के पास आ रहा है, वो पैसा चाइना की इकोनॉमी में लग रहा है, वो पैसा चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सो दैट इज द रियलाइजेशन। इसीलिए है, इसीलिए आप अभी जो इजराइल है, अच्छा, नाउ यू व्हाई दीज टू कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, इसको आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज नेक्स्ट ईयर इंडिया इज गोइंग टू बहुत सारा प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स और वेपन सिस्टम्स होने वाला है, और वो इजराइल से होने वाला। आप जानते हैं बराक 8 जो एक क्रो प्रोडक्शन है हमारे, इसको यहाँ पे, और इसको इजराइल ने भी अपने इसको ऑपरेशंस में अपने यूज किया, हमने भी सिंदूर में यूज किया था। अब उसका एक नेक्स्ट लेवल में एक जो इको सिस्टम जो भारत में बन रहा है, जहाँ पे को प्रोडक्शन होगा और जो जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा डेलीगेशन आज हमारा डिफेंस सेक्रेटरी इजराइल अपना गए हुए हैं, अपना डेलीगेशन लेके, वो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और जो टेक्नोलॉजी है फॉर काउंटर टेररिज्म, आप जानते हैं कि इसको इजराइल का जो मोसाड है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसने करके भी दिखाया है। पेजर वाला जो इशू था लेबनान में, आप जानते हैं। मैं आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इंडिया और इजराइल का डिफेंस पार्टनर, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया और इजराइल दोनों एक बात करते हैं, खासतौर पे बार बार कहते हैं जी वी हैव अ शेयर्ड थ्रेट ऑफ टेररिज्म। ठीक है जी, जल साहब, व्हेन लास्ट टाइम एंड वेयर इंडियन मिलिट्री fought against transnational terrorist networks along with any other foreign force? कब लास्ट टाइम इंडिया की फौज ने किसी दूसरे मुल्क की फौज के साथ मिलके एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग की होगी, या कहीं पे ऑपरेशन ही किया हो? इंडिया की फौज के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जब भी बैठता है, टेररिज्म हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है, टेररिज्म हमारा थ्रेट है। कहां पे आप लोगों ने दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, इंगेज किया, और किसके साथ मिलके इस ऐसा ऑपरेशन किया होगा? देखिए, ये जब ऑपरेशंस की आप बात करते हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड इस ऑपरेशंस में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। जो भी दो कंट्रीज होती है, अगर वो कोलैबोरेट करती हैं तो वो अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे करती हैं, और जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो और जो आपको इंफॉर्मेशन दे सके, वो इंफॉर्मेशन अगर भारत को मिलती है तो भारत उसके ऊपर एक्ट करता है। और ये आपको याद होगा, अमेरिका और इंडिया के बीच में कॉमकोसा जैसे एग्रीमेंट्स, लुम्बा जैसे एग्रीमेंट्स हैं बिल्कुल। लेकिन तो जो मैं बात करना चाहता हूं, जो मैं आप जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जल साहब, टेररिज्म आपका सबसे बड़ा थ्रेट है।
जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग आप पे इंडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं और इजराइल पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और तो किसी टेररिस्ट नेटवर्क के खिलाफ आपने कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ सुना भी नहीं है कि आपने कितना बड़ा ऑपरेशन किया हो। आपका जो होम ग्रोन पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कश्मीर का मसला था, जब आपसे सेटल नहीं हो रहा था तो आपने सारी कश्मीर स्ट्रगल को टेररिज्म से लिंक कर दिया और कहा जी कि टेररिज्म हमारा बड़ा नहीं प्रॉब्लम नहीं, है। हमने लिंक नहीं किया। तो देखिए, सुनिएगा सुनिएगा, हाँ, मतलब तो कश्मीर की स्ट्रगल को टेररिज्म से लिंक करके, मतलब आफ्टर 9/11 आपको पता चला हाउ टू फ्रेम दिस अपराइजिंग, कि इस अपराइजिंग को फ्रेम कैसे करें। सो यू लिंक्ड इट विद द टेररिज्म, और जब भी दुनिया में कहीं पे मुलाकात हुई, यस वी हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ टेररिज्म। और हुआ क्या जी, ये कश्मीर में टेररिज्म है। जो कश्मीर का मसला क्या है, वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, शिमला एग्रीमेंट, बायलैटरल, यूनिलैटरल, वो सारी चीजें आपने उसको ऐसे लिंक कर दिया। तो मेरा जो सवाल है, इसी तरह हमास के साथ मसला है कि वहां पे फलस्तीनियों में जा, उन पे लैंड पे कब्जा किया, वो बोले, उन्होंने हक मांगा, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये तो टेररिस्ट हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि मतलब यू कॉल टेररिज्म इट दिस वे, यू डोंट कॉल इट जहां पे ओके, दुनिया इस तरह की दहशतगर्द देखिए, जमातों से। ये पॉइंट जरा आप कीजिएगा। आप पहले तो आपकी इसको नजर में इसको 7 अक्टूबर का जो इंसिडेंट हुआ इसराइल के साथ, was that act of terrorism or it was freedom fighters fighting there? दैट वाज पहले एक्ट तो ऑफ, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी that नहीं, it was an act of दैट वाज एन एक्ट ऑफ it टेररिज्म। was it was a barbaric act of terrorism which यस, prompted Israel to take all these actions जो हम ले रहे हैं। उसमें कोलेटरल डैमेज है, बहुत ज्यादा है। अब आप इसको देखिए, अगर आप ह्यूमन शील्ड्स बनाएंगे हॉस्पिटल्स में, अगर आप अपनी फौजों को अंडरग्राउंड उसको वहां पे रखेंगे, मॉस्क में रखेंगे, ऐसी ऐसी जगह रखेंगे, तो वहां पे टारगेट होंगे आप, और उसमें आपके इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। सो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। सेकेंडली, आई विल भारत के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो इजराइल की बात हो रही थी, बिकॉज टेरर इसको इजराइल हैज बीन फेसिंग ऑल दिस टाइम। अब इसको भारत के भी आप देखिए, इसको मुंबई टेरर अटैक 2008 वाला, जब आपका बंदा जो है वो इट वाज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट ही वाज बीइंग यू हैंडल्ड बाय द पाकिस्तान आईएसआई। सेकंड, आपका उरी अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा, पहलगाम। तो ये I mean, these are all attacks which have emanated from the other side of the border. और आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आई नो योर कंपल्शन ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट थिंक यू कैन एक्सेप्ट इट आल्सो, बट इट्स अ फैक्ट एंड वी हैव गिवन यू, हमने आपको कई बार डोजियर दिए इस चीजों के, और आपने उसके देखिए इसको व्हाई आर वी वरिड। हम ये बार बार हम क्यों बोलते हैं कि अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई भी टेरर अटैक आएगा, बिकॉज वी हैव सफर्ड इनफ। एंड आज पाकिस्तान भी सफर कर रहा है। इसीलिए आप अपने अफगानिस्तान का मसला देख लीजिए, क्या हो रहा है आपके बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है आपके खैबर पख्तूनख्वा में, क्या हो रहा है पीओके में, क्या हो रहा है। सो अभी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। आज मैं शाम की न्यूज पढ़ रहा था, कोई आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फील्ड मार्शल के पावर्स बढ़ा रहे हैं, और आप इसको आर्मी एक्ट 1952 में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। These are things which are not important for Pakistan today. आज पाकिस्तान के जो मसले हैं, वो अगर पाकिस्तान नहीं उसको समझेगा और अगर सोचेगा कि उसका एक मिलिट्री सोल्यूशन है, मुझे नहीं लगता इसको चीमा साहब, ये आपकी जो राइट अप्रोच होगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और एक लास्ट पॉइंट, प्लीज डोंट डिफ्लेक्ट हर एक चीज भारत के ऊपर मत आप इसको डिफ्लेक्ट कीजिए। आप अपने यहाँ भी देखिए, आपका जो जैश ए मोहम्मद अनाउंस करता है कि हम एक इसको वुमेन्स का विंग बना रहे हैं, इसको क्यों बना रहे हैं? वो आपने उनको उसको पनाह दे रखी है। हाफिज सईद को वो एक 5 स्टार एक एनवायरनमेंट में रहता है और उसको फौज जिसको प्रोटेक्ट करती है। मैंने और बात की थी, मैंने आपने ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आई अप्रिशिएट एंड आई, ठीक है, यू हैव एब्सोल्युटली राइट जो भी आप कहें। मैं तो जल साहब एक और बात कर रहा था, आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में घुसे,
वहां पे लोगों ने क्लेम किया। मैं अब आज इसको डिस्कशन को यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर कि एक जगह जहां पे एक ग्रुप आया, वहां पे लोगों ने स्ट्रगल की, ये जगह हमारी है, ताकतवर ने कहा नहीं हमारा कब्जा है, हम मुल्क हैं, हम रियासत हैं, हम भारत हैं, हम इजराइल हैं। वहां पे लोग खड़े हो गए। जब लोग खड़े हो गए तो उन्होंने कहा तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम बंदूक नहीं उठा सकते, तुम्हारे साथ हम सेटलमेंट भी नहीं करेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जिनकी जमीन थी, जब वो बोले, आपने उनको दहशतगर्द करार दिया। जब दहशतगर्द करार दिया, आपने दुनिया के सामने उनको मारना शुरू कर दिया। तो द पॉइंट मेरा यहाँ पे ये था कि एक है आप अपनी एक लैंड के ऊपर जहां पे आपका कब्जा है, वहां पे लोगों को फ्रेम कर दे टेररिस्ट, और एक वो पॉलिटिकल इशू था, एक हिस्टोरिकल, वो सारा चीजें थी। दूसरा ये है कि हाँ, देयर इज अ रियली जनरेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द टेररिज्म वेर एवर इट इज कमिंग फ्रॉम, जहां पे इनोसेंट लोगों को, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, what Hamas did on 7th October, I don't appreciate it. I call it terrorism. They were unarmed people, they were civilians, they were, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। आपको कोई हक नहीं है कि आप वो इजरायली हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो। हम इन चीजों को, देयर आर सर्टेन बेंचमार्क्स इन ह्यूमैनिटी जो हमें सेट करने चाहिए इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड रहने में। तो मेरा ख्याल है कि द रियल थिंग इज कि हमें वो इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए। अब इसराइल के बारे में जो बात है कि एक जगह पे कब्जा करके अब वो ताकत के सिर पे कह रहा हो अब तुम ऐसे नहीं करोगे, वैसे करोगे, तो मतलब द पॉइंट इज कि ठीक है, ताकत है। आज हमास को बैठना पड़ रहा है, ताकत है। मतलब हमास सरेंडर करना पड़ा, ईरान वहां से चला गया, ईरान को उन्होंने मारा, सीरिया छीन लिया, लेबनान में हमास खत्म कर दी, हिजबुल्लाह उड़ा दी, इराक उड़ा दिया, सारा कुछ कर दिया। सीरिया में गवर्नमेंट बदल लिया, वो उन्होंने कहा बैठो गन पॉइंट पे हमारे से बात करो। सब कैडी स्ट्रगल, तो कौन सी, तो क्या बातें, तो क्या होगा। तो सारी बातें सारे लाइन में खड़े हो गए। अब उन्होंने कहा जी हजूर जो कहते हैं कर लेते हैं। तो मतलब दैट इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन। बहरहाल ये एक, लेकिन जब तक डिस्प्यूटेड इश्यूज, जब तक अनफिनिश्ड इश्यूज को हम प्रॉपर्ली एमिकेबली इन अ वे विच हैव अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सॉल्व नहीं करेंगे, मेरी एक जाती असेसमेंट है, तब तक दिस इज द रैशनल चॉइस, तब तक हम कोई भी वो चीज जो है वो नहीं कर पाएंगे। जल साहब, आप सब बात करके हमेशा मजा आता है, लेकिन यू वांटेड टू से समथिंग प्लीज। हाँ, बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वी आर इन फेवर ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। हमारा स्टैंड इंडिया का भी रहा है कि पैलेस्टीनियंस मस्ट गेट देयर सेपरेट स्टेट, और उनका जो वजूद है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नाउ ये जो इश्यूज आपने रेज किए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एंड इट शुड नॉट बी पुट अंडर द कारपेट, बिकॉज व्हाटएवर कोई भी चीज है, अगर इसको इजराइल भी गलत काम कर रहा है तो we need to stand up against that and make sure the Palestinians also have a home. अब आप उसको मुझे बताइए, वेस्ट बैंक से भी उनको निकाला जा रहा है और जो उनको गजा से भी निकाला जा रहा है, जाएंगे कहाँ पे वो? You know, where is the home? Jordan is not willing to accept them. इसको इजिप्ट उनको लेने के लिए तैयार नहीं। So these are the larger issues, and I think we need to get into a very more critical discussion। इसके ऊपर बहुत जरूरी है, because nationality अलग छोड़ दीजिए आप, इंडिया पाकिस्तान अलग छोड़ दीजिए आप, these are very बहुत important issues हैं वर्ल्ड के which need resolution। पर मुझे लगता है एक लास्ट असेसमेंट है कि जो आपने बोला है कि अभी पावर इतनी है कि जो सबको, अपने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया इजराइल ने वहां पे, और इसीलिए इसको मुझे लगता है कि ये जो आपका इशू है आपका ये रिजॉल्व इतना जल्दी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी होप। जयशंकर साहब ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को कहा होगा कि गजा वेस्ट बैंक से क्यों निकाल रहे हो उनको, अगर नहीं कहा तो कहना चाहिए। आई एम श्योर इंडिया इज अ बिग वॉइस, इंडिया का बड़ा वजन है अगर बोले तो, लेकिन आजकल तो खामोश है। अमेरिका का भी प्रेशर है और घर में वोट चोरी का प्रेशर जो है वो कांग्रेस ने डाला हुआ है। ये सियासतदान तो फिर मसरूफ रखते हैं एक दूसरे को, हमारे भी ये तो चलता सियासतदान रहता है आपके, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक कॉमन ये फितरत है। ये पॉलिटिक्स इज, यू नो, इट्स नॉट अ वेरी इजी गेम हियर। हाँ, Yes, thank you very much, General Rajan sir. बहुत शुक्रिया for your time, for थैंक यू your वेरी मच, इट वाज बहुत वेरी गुड डिस्कशन। आई अप्रिशिएट जो भी आज हमने डिस्कस किया है। सर धन्यवाद
और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, शब बखैर, थैंक यू। थैंक यू।